हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग अपने चैनल के मीडियम से एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ पॉडकास्टिंग सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम लोग एक नए तरीके से आपके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा आज का एक पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हैं। इस एपिसोड के अंदर हम लोग महाकुंभ के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कुंभ का क्या रेलेवेंस होता है हर 12 साल में, या अब इस बार जो महाकुंभ है वो 144 ईयर्स में ही क्यों सेलिब्रेट करा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरे कॉन्वर्सेशन में मदद करने के लिए हैं एक और पैरेलल पॉडकास्टर जिनका नाम है अजय कांत भट्ट, और वो अपना खुद का भी एक पॉडकास्टिंग चैनल रन करते हैं ह्यूमन हैक्स के नाम से। तो अगर आप कम्युनिकेशन सीखना चाहते हो तो आप उनके चैनल पे जाकर कम्युनिकेशन को भी सीख सकते हैं। सो आज की सीरीज में हम लोग महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा और भेजिएगा उन सभी लोगों को जिनको आपको लगता है कि महाकुंभ के बारे में और जानना चाहिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू इट। हम बात करने वाले महाकुंभ के ऊपर, और महाकुंभ के ऊपर हम इसे बात करें सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कुंभ जो शब्द है उसका क्या मतलब है। देखिए, जब हम लोग कुंभ वर्ड के बारे में बात करते हैं तो कुंभ का लिटरल मतलब होता है कलश या मटका। उसको हम लोग बेसिकली कुंभ कहते हैं। तो हमारी किसी पुरानी कथाओं में, पुराण में या वेदों के अंदर कुंभ वर्ड नहीं मेंशन है। कुंभ मेला मेंशन है बट कुंभ वर्ड के बारे में नहीं मेंशन है। तो हमारे लिटरल अगर हम लोग एक तरीके से समझे तो कुंभ का मतलब है मटके या घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे आपने देखा होगा कि हम हर एक चीज के पीछे हैं, जैसे कि होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, हर एक त्योहार के पीछे एक कारण होता है ना। तो वैसे ही जो कुंभ है, इस कुंभ के पीछे का क्या कारण है। देखिए, जब हम लोग कुंभ के बारे में बात करते हैं तो कुंभ के साथ 3 स्टोरीज हैं जो बेसिकली अटैच्ड हैं। तो एक स्टोरी डेफिनेटली आई नो कि व्यूअर्स ने भी डेफिनेटली सुनी होगी, समुद्र मंथन के बारे में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि एक तरफ पे देवता है, एक तरफ पे दैत्य हैं, और उनके बीच में एक संग्राम होता है अमृत को लेकर। तो ये कहा जाता है कि वो संग्राम जो है वो 12 दिन तक चलता है। यहाँ पर एक बात हमारे लिए जो ध्यान रखने वाली है, वो 12 दिन हम कह रहे हैं कि असुरों और देवताओं के बीच में संग्राम हो रहा है, बट वो 12 दिन उनके लिए 12 दिन है। हमारे लिए अगर हम लोग देखें तो 12 दिन का मतलब है 12 साल। अच्छा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 12 साल के बाद जो पूर्ण कुमार है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं कि 12 साल के बाद आता है वो। तो ये जो मंथन है, जो संग्राम हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए कि एक कोई बेस होगा, उस बेस के ऊपर कोई एक पॉट होगा, उस पॉट में दोनों तरफ पे खींचने वाली कोई रस्सी होगी। तो वो पूरा का पूरा एक संग्राम जो है वो 2 साइड पे चलता है, देवता और असुरों के बीच में, और फिर अमृत आता है। तो कहा जाता है अमृत जिस जिस जगह पे स्पिल होता है वहां पर आपका कुंभ मनाया जाता है। इसलिए 4 लोकेशंस हैं जहाँ पे कुंभ को सेलिब्रेट करा जाता है, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। फिर दूसरी कथा भी इसके साथ एसोसिएटेड है, जो विष्णु जी के जो विष्णु जी का वाहन है गरुड़, उनके साथ एसोसिएटेड है कि विष्णु जी के जो वाहन है गरुड़, वो अमृत लेकर जा रहे हैं, वो कलश लेकर जा रहे हैं। तो जिन जिन जगहों पर उन्होंने उन कलश को रखा, उन लोकेशंस के ऊपर भी आपका वो 4 स्थान है जहाँ पर आपका कुंभ मनाया जाता है। और तीसरी कथा है आपकी कि वही गरुड़ के साथ ही है कि जब गरुड़ उस कलश को लेके जा रहे थे, क्योंकि जो गरुड़ की माता है विंता, उनको दासी बना दिया था नागों की माता कद्रू ने। अच्छा। तो वो अपनी माता को उससे छुड़वाने के लिए, फ्री करवाने के लिए वो कलश लेके जा रहे होते हैं, और उसी बीच में इंद्र जो है वो उन पर अटैक कर देते हैं। तो उस अटैक में भी जो 4 लोकेशंस हैं वहां पर जहाँ पर अमृत गिरता है, वहां पर हम लोग कुंभ मनाते हैं। तो ये आप एक चीज देखेंगे कि हमारे पुराणों में या वेदों में इसके बारे में कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट फर्दर जो टेक्स्ट हमारे को देखने को मिलते हैं उनके अंदर डेफिनेटली, जैसे आप देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम पर चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए और उनकी किताब के अंदर उन्होंने कुंभ मेले के बारे में बताया कि हर साल के जनवरी के महीने में, माघ के महीने में एक माघ मेला होता है जहाँ पर हिंदू जो है वो स्नान करने के लिए जाते हैं। सिमिलरली अकबर के समय पर एक किताब है, अब्दुल फजल की किताब है आईन अकबरी। उस आईन अकबरी की किताब के अंदर भी मेंशन है कि माघ महीने में हिंदू जो है वो शाही स्नान करने जाते हैं। तो ऐसे लिटरेचर्स के अंदर हमारे को ये रेफरेंसेस मिलते हैं कुंभ मेले के बारे में। और इस तरीके से हर 12 साल में भी यहाँ पर महाकुंभ, जो हर 12 साल के अंदर आपका जो पूर्ण कुंभ है उसको मनाया जाता है। महाकुंभ इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इवेंट। और सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अगर हम लोग देखें तो एक अपने आप में एक अलग सा त्योहार बन गया है ये। तो
पूरे 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है, और ऐसे 12 जब पूर्ण कुंभ होते हैं तो फिर वो बनता है 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ। और हमने ना हमारी आने वाली कभी किसी और जनरेशन ने ऐसा कोई भी उत्सव जो है महाकुंभ तो नहीं देख सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट है इस चीज़ को लेके कि डेफिनेटली हमारे समय पे ये 144 ईयर्स में एक बार आता है, तो दैट इज एक्चुअली अ बिग थिंग। एंड जैसे आपने कहा मैम कि बिकॉज इट्स अ महाकुंभ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 144 ईयर्स में आता है, और दैट इज वाई जैसे कि हम आपने देखा होगा कि कोल्ड प्लेज जो बैंड है उनका बहुत क्रेज है यूथ में, और बहुत ज़्यादा उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। बट वो लोग भी और जैसे बहुत सारे लोग, स्टीव जॉब्स की जो वाइफ हैं वो भी वहाँ पर आई, ऐसे बहुत सारे जो बाहर के जो लोग हैं जिनको हमारे कल्चर का इतना भी नहीं पता है, बट स्टिल दे आर कमिंग एंड क्या लगता है कि क्यों वो लोग क्यों आए हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो कुंभ है और इस बार तो महाकुंभ का पर्व है, इट इज ट्रांसेंडिंग ऑल द रिलीजन, कास्ट, क्रीड। आपको वहां पर इंसान कभी भी कोई भेदभाव करता हुआ नहीं दिखेगा। तो जैसे आपने बोला कि अभी कोल्ड प्ले बैंड के जो लोग हैं, मतलब जो उसके मेजरली मेंबर्स हैं, और स्टीव जॉब की वाइफ हैं वो आई हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम जनता भी है जो स्नान करने वहाँ पे जा रही हैं। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, ये सब चीज़ों को दरकिनार करके लोग वहाँ शाही स्नान करने जा रहे हैं या स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और सरकार ने उस तरीके की व्यवस्था भी बनाई है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे जो होली रिवर्स हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये हमारे यहाँ पे होली पायस रिवर्स मानी जाती है। कहा जाता है गंगा में स्नान करके आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसी के साथ एक किताब है, बुद्धिस्ट लिटरेचर की किताब है, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय के अंदर ये मेंशन करा गया है कि सिर्फ और सिर्फ वो स्नान ही काफी नहीं है, आपके कर्म भी ऐसे होने चाहिए, आपकी सोच भी इतनी पवित्र होनी चाहिए कि आप जब उस रिवर में जाकर आप बात कर भी रहे हैं तो वो सब चीजें आपके ऊपर से उतर जाएं, निकल जाएं। तो बस वही चीजें, इसलिए लोग जो हैं वहाँ पे जा रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, बाकी डेट्स पे भी जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और एक तरफ से देखा जाए तो बहुत अलग माहौल है इस समय प्रयागराज के अंदर। जो पूरा का पूरा उत्सव मनाया गया वो बहुत अलग तरीके से मनाया जा रहा है इस बार। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं मैम ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमने अब तक काफ़ी सारे एक्सपर्ट के बारे में बात करी, अखाड़ा जो होते हैं ना हम बहुत सुनते हैं, जूना अखाड़ा, निरंजन अखाड़ा, तो अखाड़ा पहले होते क्या हैं और आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अखाड़ों की अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज को देखेंगे कि आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना करी। वो ये कहते थे, वो ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शास्त्र का ज्ञान ही काफी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे आक्रमण भी होने लग गए हैं, और उन आक्रमणों की वजह से जरूरी है कि हम शस्त्र उठाना भी सीखें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें। आपने अक्सर सुना होगा कि नागा साधु जो होते हैं उन्होंने देश की रक्षा करी, उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए, उन्होंने देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे युगों में, बहुत सारे समय पे देश को सुरक्षित रखने के ऊपर काम भी करा है। तो आदि शंकराचार्य जी ने ही अखाड़ों की स्थापना करी थी, जिसमें वो ये मानते थे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र जो हैं वो ही काफी नहीं है, शस्त्र का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो अखाड़े वो शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देते हैं। अच्छा। तो ऐसे 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं वो शस्त्र शास्त्र दोनों का ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें उनके अपने एक ईष्ट होते हैं, उनकी अपनी एक परंपरा होती है जिसके तहत वो लोग काम करते हैं। So I think it's such a great information for all of us, because अखाड़ा मुझे याद है कि हम बहुत टाइम सुनते हैं इन सब वर्ड्स को, बट हमें नहीं पता होता इसका क्या मतलब है, क्या इस ऐसे होता है। बट आई थिंक दिस कुड बी अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आगे मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि जैसे हमने माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लिया, हमने और चीज़ों के बारे में बात कर ली। नाउ आई जस्ट वांट टू नो अबाउट कि इसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, या इसका महाकुंभ का जो इम्पैक्ट है पूरे वर्ल्ड में या हमारी कंट्री पे, या इवन स्पेशली टॉक अबाउट प्रयागराज में, वो क्या पढ़ने वाला है और क्या होने वाला है? देखिए अगर हम लोग इम्पैक्ट की बात करें तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है, और कुंभ अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, महाकुंभ अपने आप में ही बहुत सिग्निफिकेंट है। देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है गवर्नमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो यूपी की जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उस सरकार ने ही कम से कम 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा। लेकिन ये 15,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए हैं उसमें से 3,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो टेम्पररी बेसिस पे अभी डिप्लॉय करे उन्होंने, जो अभी की सुविधाएं उन्हें देनी है फॉर नेक्स्ट 45 डेज जो भी चल रहा है हमारा कुंभ का पीरियड।
और 12,000 करोड़ रुपए वो करोड़ हैं, वो पैसे हैं जो परमानेंट इंस्टॉलेशंस हो चुकी हैं। जैसे प्रयागराज में एयरपोर्ट बना है तो 2 टर्मिनल्स वहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशंस कर दिए गए हैं। घाट है तो उनका जो डायमीटर है, उनका जो रेडियस है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे घाट होता था, उसको बढ़ा के 10 से 12 किलोमीटर का कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि वहाँ पे अब जॉब एम्प्लॉयमेंट्स कर दिए, कुछ इंस्टॉलेशंस परमानेंट हो गई है। तो हम ये मत मान के हम चल सकते हैं कि प्रयागराज में अभी इस साल महाकुंभ है वो 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को 3 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू देगा। वो तो डेफिनेटली है क्योंकि इस बीच में जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है वहां पर। और कोई इंसान अगर आप देखेंगे तो भूखा नहीं आ रहा वहां से। अखाड़ों ने फ्री में लंचेस दिए हैं, फ्री में जो मील्स हैं वो दिए जा रहे हैं, हर जगह आपको भंडारे देखने को मिलेंगे। तो वो अपने आप में इतनी पूर्ण व्यवस्था है, सरकार ने भी अपनी तरफ से पूर्ण व्यवस्था करी है जिसमें 50-50 है। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में अगर हम लोग देखें तो 50% स्टेट की तरफ से आया, 50% जो है वो आपका सेंटर की तरफ से पैसे आए हैं। और गवर्नमेंट ने जो इंस्टॉलेशंस वहाँ पे करी हैं वो लोगों की सुविधाओं के लिए, बेहतर सुविधाएं उन्हें देने के लिए वहाँ पे काम करा है इसके लिए। तो आप देखेंगे जॉब एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा वहाँ पे बना दिया गया है, रोड्स बहुत अच्छी बेटर कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। तो वो सारे प्रबंध करे गए हैं। और हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारत से लोग नहीं आ रहे, पूरे विश्व भर से आपको देखने को मिलेगा कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो बात है वो ही इस तरीके से हो रही है। पूरे विश्व में इसके बारे में जो लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, और सबके अंदर इस चीज की इच्छा जाग रही है कि हम भी एक बार महाकुंभ जाए। आज के समय आप किसी भी सुनेंगे, आपको देखिएगा हर दूसरा इंसान जो महाकुंभ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है कि बस किसी तरीके से एक बार स्नान कराएं हम लोग वहां पे जाके। तो इकोनॉमी वाइज भी, कल्चरल एस्पेक्ट वाइज भी, और सिर्फ इस साल के रिस्पेक्ट में इकोनॉमी को ना देखिए। इस साल तो 15,000 करोड़ लगाकर सरकार ने 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना ही है। एक चीज हम और देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप एक और चीज को देखेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है। रीजन बिहाइंड, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में आए हैं। उन्होंने गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप करा रिसर्च करने के लिए, टाई अप करा रिसर्च करने के लिए। ये चीज कि इतना बड़ा मास गैदरिंग, 50 करोड़ लोग किसी एक जगह पे होना, आप उसको मैनेज कैसे करने वाले, वो मैनेजमेंट कैसे होगा। अब हम बड़ी से बड़ी गैदरिंग्स देख लें, 2,000-2,500 ओलंपिक्स में देख लें, इतने ही लोग आएंगे। आप देखेंगे कि उस इतनी बड़ी मास गैदरिंग को कैसे करा जाएगा, उसको कैसे मैनेज करा जाएगा, इस चीज के ऊपर भी काम, रिसर्च करने के ऊपर लोग आए हैं। ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, IIMs, IITs, ये सब वहां पे जाकर रिसर्च कर रहे हैं। एंड सी, दूसरी चीज एक ही, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर भी काम है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करी जा रही है, जितनी भी नई नई चीजें हैं, इट्स नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर, जो नई टेक्नोलॉजी उसके ऊपर भी वहाँ पे बात करी जा रही है। आप देखेंगे कैमरेज इंस्टॉल करे गए हैं, और वो कैमरे जो है वो फेस रिकॉग्निशन क्विकली कर लेते हैं। इट इज ऑल बेस्ड आउट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की मदद से वो फेस रिकॉग्निशन बहुत क्विकली कर लेते हैं। आई हर्ड कि मतलब कि अगर कोई इंसान खोता है तो उसको ढूंढना बहुत आसान है, बहुत आसान है सीरियसली। तो कोई इंसान अगर बोलते हैं ना जनरली कि कुंभ के मेले में खोए हुए भाई बहन है क्या, तो आप देखेंगे कि उसको ढूंढना में वहां, तो अब ये फ्रेज भी नहीं चल पाएगा कि कुंभ में खोए थे। तो आप देखेंगे कि वहाँ उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि इतने सारे यूनिट्स वहाँ पे लगाए गए हैं। फिर पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिप्लॉयड है, तो सुरक्षा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया गया सरकार के द्वारा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करने की कोशिश भी करी जा रही है, इकोनॉमिक रिस्पेक्ट पे भी। और आप एक चीज़ और देखिए कि ये तो इस साल आया है महाकुंभ हमारा, हर साल माघ मेला तो लगता ही है, और प्रयागराज में हर साल ही माघ मेला लगता है। तो अगर मैं बोल रही हूँ इस बार 50 करोड़ है, और हर साल 1 करोड़ जनता भी वहाँ पे चली जाए, तो इकोनॉमी तो है ही वहाँ पे, अब परमानेंटली स्टैब्लिश हो ही चुकी है। टर्मिनल बन चुके, एयरपोर्ट बन चुका है, तो भाई लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो सिर्फ बात ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन डेट्स पे, या जब तक महाकुंभ चल रहा है उसके बाद भी लोग जाएंगे, उसके बाद भी लोगों को वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि बेहतर सुविधाएं हो चुकी हैं। तो वो भी एक बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। इन ओवरऑल सेंस ये कंट्री को बहुत बड़ी मात्रा में बूस्ट करने वाला है, उसकी इकोनॉमी को, उसके कल्चरल एस्पेक्ट को बहुत बड़ी मात्रा में एक अलग पोजीशन, एक अलग अपलिफ्ट देने वाला है। And true, it is happening because as we discussed, कितने सारे लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं। And I was just reading somewhere, और I was watching a video, तो एक कंटेंट क्रिएटर है, he is a very biggest content creator, नास उसका नाम है, बहुत सारे लोग जानते हैं। So he came here and you may have watched the video, वो मतलब वो बहुत fascinating है, that feels so proud, मेरे goosebumps आ गए कि वो इंसान यहाँ से बिलोंग करता है। I think he belongs from some Muslim country,
बट वो आता है वो टीका टीका लगा रहे हैं, एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड, और दिस इज ट्रू. Yes. मतलब अगर हम उसे देखिए 50 करोड़ 50 करोड़ लोग, इट्स नॉट अ जोक टू हैंडल पीपल. तो इट फील्स सो नाइस एंड सो प्राउड कि लोग इस तरह से आ रहे हैं, लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, और एंड दिस इज अनबिलीवेबल एक्चुअली. Exactly. That's कि why इतनी people- बड़ी गैदरिंग को मैनेज करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क. पूरी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करना, फिर वहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, सफाई के ऊपर भी ध्यान देना. सफाई कर्मचारी जो है वो वहाँ पे काम कर रहे हैं. आप सोचिए कि कितने माइक्रो लेवल तक भी काम करा गया है कि जो सफाई कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी साथ में उनके आएंगे, तो उनके लिए स्कूल्स ही बनाए गए हैं कि वो बच्चों के लिए स्कूल्स बनाए जाएंगे, वो बच्चे वहाँ जाके पढ़ाई, उनका समय बर्बाद ना हो, वो जाकर वहाँ पे पढ़ाई कर सके. तो इतना माइक्रो लेवल तक का मैनेजमेंट भी वहाँ पर करा गया है इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए. सो इट्स नॉट जस्ट इन वन रिस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट में इंडिया की पोजीशन जो है वो पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, और अब और इस इवेंट के बाद और ज़्यादा कंड्यूसिवली और बेटर स्टेट पे हम देखने को देख सकेंगे अपने आप को. सही बात है. आई थिंक कि it was such a informative podcast, I guess, and I learned so many things from you, man. Thank you so much for Thank you sharing so the much. knowledge, and आई होप व्यूअर्स के लिए ये बेनिफिशियल रहे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नहीं इसमें कई बार जानते हैं, बट ये छोटा हमने कॉन्वर्सेशन करा है, बट या इट माइट बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम. Yeah, of course. It was really informative, and I really enjoyed, and I thank you so much for calling me for this. और बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला. So yeah, it was great. थैंक यू सो मच, थैंक यू. एंड आई होप आप सभी लोग इस पॉडकास्ट को देखें, आपको कुछ चीज़ें इसमें से सीखने को मिलेंगी. जो चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे वो चीज़ें हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको डिलीवर करने की. सो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम लोग लेकर आते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट. अगर यहाँ तक आप आए हैं तो इसका मतलब आपको हमारे पॉडकास्ट का कंटेंट अच्छा लगा है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें. एंड डू लाइक, और अगर कुछ भी चीज़ है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करेगा. थैंक यू सो मच.